नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुपेडो चैनल पर। और आज मैं आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है वृक्क, किडनी या फिर यूं कहें गुर्दा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन का मतलब है कि मानवों में उत्सर्जन कैसे प्रारंभ हुआ, या यूँ कहें कि मानव में उत्सर्जन कैसे होता है, उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो है कि यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई उत्सर्जन क्या है। तो मैं आपको बता दूं साफ साफ, उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो उत्सर्जन होती है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को निपटाया जाता है। ठीक है, और एक बात और याद रखें कि ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, ये रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान बनते हैं। और रासायनिक प्रक्रिया कहाँ होती है? तो भाई रासायनिक प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान बहुत सारी जो है ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो जहरीले होते हैं, तो इनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है ना, देखिए वह प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाएं, मतलब वही जो मैंने आपको बताई अभी कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है शरीर में, उन क्रियाओं को उपापचयी अभिक्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, तो वह प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, जैसे यूरिया हो गया है ना, बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है जो शरीर में बनता है, का निष्कासन होता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। ओके, और हमारे पास उत्सर्जन करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं वृक्क। क्या कहेंगे हम इसको? वृक्क कहेंगे, वृक्क। ठीक है, मानव में 2 वृक्क होते हैं, यानी एक जोड़ा वृक्क पाए जाते हैं। मानव में कितने जोड़ा वृक्क होते हैं? एक जोड़ा वृक्क। ठीक है, इसकी मैं आपको थोड़ी आंतरिक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, यानी कि अंदर की संरचना भी दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये है इसकी अंदर की संरचना। एक बात याद रखें दोस्तों कि देखिए इसमें धमनी भी होती है, ये धमनी नली, ठीक है, धमनी है, और ये शिरा है जिसमें से अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, मतलब कि इसमें से आएगा कौन सा खून? जिसमें मतलब जाएगा, जिसमें अपशिष्ट खून है, यानी कि जो दिल तक जाएगा, यानी कि जो खून या फिर यूं कहें रुधिर या रक्त वापस जाता है हृदय में, तो वो वाली नलिका है। ठीक है, वापस ले जाती है और ये हृदय से लेके आती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप याद रखें, ये जो आपको दिख रही है संरचना, ये छोटी छोटी देखिए बादाम की स्ट्रक्चर दिख रही है ना यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रक्चर है बादाम की तरह, इसी को हम कहते हैं, ठीक है, मतलब ये स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर लाखों नेफ्रॉन है। लाखों नेफ्रॉन का मतलब ये होता है कि वृक्क जो है, यानी जो पूरी किडनी है, वो काम करती है वृक्काणु से मिलकर। किससे मिलकर काम करती है? वृक्काणु से मिलकर। ठीक है, तो वो वृक्काणु, लाखों वृक्काणु हैं इसमें, यानी जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में नेफ्रॉन। इसमें लाखों नेफ्रॉन है। कौन सी? यही वाली स्ट्रक्चर जो मैंने भी आपको दिखाई यहाँ पर। ठीक है, ये वाली, ये नीचे मैं दिखा देता हूँ, अभी दिखाई नहीं आपको। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसमें लाखों में है, लाखों में। यहाँ पे आप देखिए, ये एक है, ऐसी जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो लाखों है एक किडनी में। ठीक है ना, जो मैंने भी आपको यहाँ पे दिखाया। ठीक है, इसमें तो यहाँ पर लाखों नेफ्रॉन है एक में, तो वो लाखों छोटी छोटी यूनिट जो है फिल्टर करती हैं। और आपको बहुत ही रोचक जानकारी दे दूँ कि 180 लीटर ब्लड एक दिन में, यानी 24 घंटे में फिल्टर कर देती है किडनी। बताइए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। उत्सर्जन क्या होता है ये आपने सीख लिया। अब बात करेंगे कि उत्सर्जन भाई होता है तो किससे होता है। तो उत्सर्जन के लिए हमारे पास जो अंग दिया गया है, उसका नाम है वृक्क। ठीक है, यानी कि उस वृक्काणु, यानी कि नेफ्रॉन। ओके, तो यहाँ पर अब याद रखें कि एक कोशिकीय जीवों में, यानी जो एक ही कोशिका जिनका जीवन है, ठीक है, एक ही कोशिका से बने हैं, जो उनमें जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, वो विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, तो विसरित कर देते हैं, यानी जल में ही विसरण कर देते हैं, जल में ही निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो किडनी है, यानी जो गुर्दा है, जो इसी का अलग अलग नाम है, गुर्दा भी कहते हैं लोग, किडनी भी इसका नाम है। ठीक है ना, और उसके बाद वृक्क हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं। तो इसके मुख्य रूप से जो अंग है वो देखिए, एक जोड़ा वृक्क होता है इसमें। ठीक है ना, एक जोड़ा वृक्क का मतलब है कि ये दोनों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ओके, वृक्क लिखा है इसने, वृक्क, हाँ ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला जो पार्ट है वो होता है एक जोड़ा मूत्रवाहिनी। इसका मतलब है दोस्तों, यहाँ पे ये जो नली देख रहे हैं आप, ये जो नली आ रही है यहाँ से और ये जो नली आ रही है यहाँ से, ये मूत्रवाहिनी है। ठीक है, मूत्र को लेके आती है। और तीसरा एक मूत्राशय। मूत्राशय मतलब यहाँ पर आप बड़ी सी थैली देख रहे हैं, इसको हम मूत्राशय कहते हैं। ओके, उसके बाद चौथा है मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए नीचे की तरफ, आइए यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ से
ये मूत्र मार्ग कहलाता है। ये जो यूरिनरी ब्लडर होता है ना, यानी जो मूत्राशय होता है, वहाँ से मूत्र को बाहर निकालने का जो रास्ता है उसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। ओके, तो ये तो आपका हो गया क्या, पार्ट्स के नाम, यानी इनके भागों के नाम हो गए। अब हम इसके अंदर चलते हैं और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो एक बात आपको याद रखनी है कि वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। ये सब आपको आइडिया लग ही गया होगा अब तक। और मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य समझते हैं, वेस्ट मटीरियल, हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छान कर बाहर करना होता है। समझ में आई बात? इसको याद रखिएगा आप कि रुधिर में, रुधिर मतलब रक्त में, खून में जो हानिकारक पदार्थ हैं, जो मैंने भी आपको समझाया कि जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उनको बाहर रखना होता है, ठीक है, तो बाहर निकालना होता है। तो वही जो है प्रक्रिया होती है वृक्क के द्वारा। और वृक्क काम करता है किससे? अपनी छोटी छोटी इकाइयों से, जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन यानी वृक्काणु। ओके, तो आइए अब जो है इसकी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार से, ठीक है ना, हानिकारक पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं और मूत्र बनता है। देखिए, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई वृक्काणु यानी नेफ्रॉन है, ठीक है। वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार हैं, ठीक है। तो इसे पढ़ने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे वृक्काणु के भाग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों वृक्काणु में, यानी कि नेफ्रॉन में, वो होता है ये वाला पार्ट, ठीक है। इसे बोलते हैं, ठीक है, ये बोमन सैम्पुट कहते हैं इसको। ये जो भाग है ना, कप की तरह बना हुआ है ऐसे ऐसे, इसको हम बोलते हैं वोमन सैम्पुट। क्या कहते हैं? वोमन सैम्पुट, ठीक है। और यहाँ पे अब इसके अंदर देखिए गुच्छा है कोशिकाओं का, इसको कहा जाता है कोशिका गुच्छ, या इंग्लिश में से ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। कोशिका गुच्छ या इंग्लिश में ग्लोमेरुलस कहते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये आप देखेंगे कि ये नली सी बनी हुई है, ऐसे बनी है ना। तो ये वृक्काणु का नलिकाकार भाग है। इसी में दोबारा से फिल्ट्रेशन होता है, यानी फिल्टर होता है, जो वेस्ट मटेरियल है इसी में से अलग होता है। ये नली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लवण बैलेंस करती है, उसके साथ ही यूरिया बाहर निकालती है, बहुत सारी चीज़ें करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये देख ही रहे हैं आप, वृक्क धमनी है, ये वृक्क सिरा हो गई जहाँ से निकल जाता है, ठीक है। और वृक्क धमनी वापस जब जो वेस्ट मटेरियल निकल जाता है उसके बाद ब्लड जाता है इसमें से, ठीक है ना। और ये संग्राहक वाहिनी है। संग्राहक वाहिनी समझते हैं कि ये मूत्र को जो है कि लेके जाती है, इकट्ठा करती है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ऐसी बहुत सारी होंगी, हर वृक्क में है ना, तो लाखों ऐसी संग्राहक वाहिनी होंगी जो इकट्ठा करेंगी आगे ले जाकर, ठीक है। तो देखिए इधर, अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि अब इसको दोबारा से देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से भाग हैं। पहला एक कोशिका गुच्छ हो गया, ग्लोमेरुलस, जो मैंने अभी आपको समझाया कि पतली भित्ति वाले रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है, ठीक है ना। रुधिर कोशिकाएं समझ रहे हैं, यानी ब्लड सेल्स का, जो खून में कोशिकाएं हैं उनका गुच्छा जो है वहाँ से पास आउट होता है। फिर बोमन संपुट, जिसमें ग्लोमेरुलस होता है, यानी कोशिका गुच्छ होता है। और फिर तीसरा भाग नीला नलिकाकार भाग, जो नलियाँ है ना, वहाँ से गुजरता है ब्लड। और फिर चौथा संग्राहक वाहिनी, यानी वो जो पीला वाला मैंने खड़ा हुआ भाग दिखाया ना आपको यहाँ पे, ये वाला भाग, ठीक है, ये संग्राहक वाहिनी है। ओके, तो चलिए अब कार्यविधि की बात कर लेते हैं, ठीक है। कार्यविधि कैसे होती है, तो देखिए कार्य करने का जो तरीका है आपको मैं बता दूं दोस्तों। देखिए यहाँ मैं आपको डायग्राम पे समझाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, फिर आप लिख भी सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पर ये जो भाग है, जो मैंने अभी आप बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब ब्लड आता है और उसमें वेस्ट मटेरियल होता है, यानी कि वर्ज्य पदार्थ होते हैं, हानिकारक केमिकल होता है, तो वो यहीं पर जो है कि, ठीक है, अलग हो जाता है, ठीक है, यहीं पर अलग होता है। और उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लवण आयन है, ठीक है, यूरिया हो गया, ठीक है, लवण आयन हो गए, ये वेस्ट मटेरियल है ना, लवण आयन और यूरिया, ठीक है। और उसके बाद लवण हो गया, आयरन हो गया। आयन समझते हैं, आयन बहुत ज़रूरी है हमारे ब्लड में, और उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सारी क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं। तो इन सबको अलग करता है, ठीक है, रक्त को अलग करता है, और लास्ट में जो आप जानते हैं कि मूत्र को, यानी वेस्ट मटेरियल को भी अलग कर देता है, ठीक है ना। ब्लड में से मूत्र तभी बनता है जब वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, ग्लोमेरुलस का कार्य, ठीक है, कि ये जो है कि रक्त से वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, ठीक है, बाहर निकालता है, और जो दूसरे लिक्विड हैं, द्रव हैं, उनको भी बाहर निकालता है, ठीक है, और ब्लड को शुद्ध करता है, आयन को बैलेंस करता है, यानी संतुलित करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि ये जब यहाँ से फिल्टर हो जाएगा तो वेस्ट मटेरियल ना, जो भी वेस्ट मटेरियल क्या, जो भी फिल्टर हुआ है ब्लड, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल निकला है वो एक पीली वाली नलियों में चलेगा। पहले आपको बता रहा हूँ साफ साफ
कि ब्लड यहाँ से देखिए, यहाँ से कोशिका है, यहाँ से चली गई, यानी कि यहाँ पर जितना भी इसके अंदर लिक्विड था या फिर यूँ कहें जो पदार्थ था जो ब्लड में हानिकारक था ब्लड के लिए, वो सारा यहाँ से निकाल लिया गया। तो यहाँ से जो निकाला गया है उसमें यूरिया भी है, उसमें लवण भी है, उसमें जो है कि वेस्ट लिक्विड भी है जो बाद में मूत्र बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कॉपर सल्फेट भी होता है, बहुत जहरीला पदार्थ है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ब्लड तो यहाँ से चला जाता है ना। तो ये जो छन गया जो मैंने बताया अभी आपको, वो इस पीली वाली नलिका में चलता है। जो छन गया है वो इस पीली वाली नलिका में क्या होता है भाई, चलता है, ठीक है। और यहाँ तक ऐसे। तो अब जब इस पीली वाली नलिका में चलता है, जिसको वृकाणु का नलिकाकार भाग कहा जाता है, ठीक है, DCT, तो इसे जो है इसमें अब इसका क्या कार्य है नलिका का, तो नलिका में भी फिल्ट्रेशन होता है जी, याद रखिएगा इस बात को, नलिका में भी फिल्ट्रेशन होता है, इस नलिका में भी। अब वो क्या होगा कि जो उसमें यूजफुल सब्सटेंस है, जो यूजफुल यानी कि जो अच्छे पदार्थ हैं, वो इसमें से चुन लिए जाएंगे, अलग कर दिया जाएगा और वापस ब्लड में मिला दिया जाएगा। किस में मिला दिया जाएगा, ब्लड में यानी रक्त में। ओके, समझ गए। देखिए दिखा रखा है ना, देखिए अगर आप एरो ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए जरा नीचे की तरफ देखिए आ रहा है ना, और ऐसे घूमते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है पीली वाली नलिका में, ध्यान से देखिए दिखाई दे रहा है ना। अब ऐसे ये छनता जाएगा और जो लास्ट में बिल्कुल वेस्ट मटेरियल होगा जो मूत्र बन जाता है बाद में, वो देखिए यहाँ से ऐसे एंटर कर जाता है इस नलिका में और ऐसे ही यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा, चला जाएगा कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर को, यानी कि हिंदी में बोले तो मूत्राशय, ठीक है, मूत्राशय तक चला जाएगा। ओके, तो ये तरीका था फिल्ट्रेशन का, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। आइए अब इसको थोड़ा भाषा में समझ लेते हैं, यानी कि अच्छी तरह इसकी भाषा में, बुक की भाषा में। तो मैंने आपको समझा दिया आपकी भाषा में, ठीक है। अब देखिए कि कोशिका कुछ निस्यंदन, जैसे मैंने आपको बताया था कि बोमन संपुट में ना कोशिकाओं का गुच्छा पकड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो जब वृक्क धमनी की शाखा वृकाणु प्रवेश करती है, तब लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल एवं अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या है, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, अन्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ है यानी वेस्ट मटेरियल, कोशिका गुच्छ से छनकर वोमन संपुट में आ जाते हैं, ठीक है। कौन सा, यही वाला जो आपको बताया मैंने, ये वोमन संपुट में आ गए, पीली नलिका में आएंगे अब। ओके, उसके बाद से वर्णात्मक पुनः अवशोषण। वर्णात्मक पुनः अवशोषण का मतलब वही है जो मैंने समझाया कि पीली वाली नलिका में दोबारा से जो है, ठीक है ना, आए बस, उसे हम नलिकाकार भाग कहते हैं वृकाणु का। तो उस वृकाणु की नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे, ठीक है, जो उपयोगी होंगे उसको दोबारा छान लिया जाएगा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल का पुनः अवशोषण हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात कि पहले जो है कि कोशिका गुच्छ निस्यंदन हुआ, यानी कि कोशिका गुच्छ में से बोमन संपुट ने क्या क्या निकाला, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। और ये कहाँ चला गया, कोशिका गुच्छ से छनकर वोमन संपुट में चला गया, है ना, पीली वाली नलिका में पीछे की तरफ। वोमन संपुट पीले वाले को कहते हैं जो कप की तरह है। अब क्या होता है, नलिका स्रवण। नलिका स्रवण मतलब कि जो नलिका में जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर जाएगा। तो यूरिया, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ वृकाणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं, वह मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र कहाँ चला जाता है भाई, मूत्राशय में। मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है और मूत्राशय के दाब के द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको कोशिश की है कि विस्तार से समझा पाऊँ, और इस प्रकार से जो है कि जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, वेस्ट यानी कि मूत्र, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो 3 चरण हैं, इसको याद रखिएगा। पहले तो वोमन संपुट में कोशिका गुच्छ का निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन कहते हैं इसे इंग्लिश में, और फिर दूसरा वर्णात्मक पुनः अवशोषण यानी कि पीले वाली, उसमें पीले वाली ब्रांच में, ठीक है ना, दोबारा से अवशोषण होना, और फिर तीसरा नलिका स्रावण। नलिका स्रावण मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसको बाहर निकालना, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं, अगर आपकी किडनी फेल हो जाए, सॉरी अगर मान लो किसी की किडनी फेल हो जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हम आर्टिफिशियल किडनी लगाएंगे, यानी कि कृत्रिम वृक्क। अभी कृत्रिम वृक्क ना कोई वृक्क की तरह संरचना नहीं होती है, ये पूरा जो है हॉस्पिटल होता है, ये समझ लीजिए। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं बता रहा था आपको कि एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर जो वृक्क जो है फिल्टर कर देती है। किडनी 180 लीटर ब्लड फिल्टर कर देती है, सोचिए, जिसमें उत्सर्जित मूल का आयतन 1.2 लीटर होता है, यानी कि जिसमें 1.2 यानी 1.25 लीटर के आसपास, 1.25 लीटर के आसपास आपका सूसू निकल जाता है, ठीक है। सॉरी फॉर सेड टू सूसू, बट यहाँ पर कहने का मतलब वही है कि मूत्र निकल जाता है 1.2 लीटर। ओके,
तो शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं के पुनर्अवशोषण में हो जाता है। ठीक है, तो ये था। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उसे हम बोलते हैं डायलाइसिस। वो जो मशीन लगाई जाती है ना कृत्रिम, वो दोस्तों पूरी बहुत बड़ी मशीन, आप एनसीईआरटी में उसका चित्र देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे होती है और वो बहुत बड़ी मशीन है। तो उसमें एक तरह से हाथ नली दो निकलती है, ठीक है, एक इधर से एक इधर से। तो दोनों नलियाँ जो है कि मानव के शरीर में लगा दी जाती है। ब्लड इधर से जाएगा और ऐसे इसमें फ़िल्टर होके और वापस इसमें जो है कि ऐसे आ जाएगा फ़िल्टर होकर ब्लड। और जो वेस्ट मटेरियल होगा एक तीसरी नली होगी, वेस्ट मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है कि उसमें, ठीक है, जैसे मूत्राशय निकलते हैं, मूत्र निकलते हैं ना, वैसे यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे उसको, वेस्ट मटेरियल को। ओके, तो ये था दोस्तों, आपको जो है समझाया मैंने अच्छी तरह से। और आपको रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर वीडियो में ज़रा भी आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो। लाइक नहीं करते यार, हज़ार 2,000 व्यूज़ हो जाते हैं एक ही दिन में, फिर भी कोई लाइक नहीं करता, ये गलत बात है। देखिए, ठीक है, तो वीडियो लाइक कर दिया करो आप, ताकि हमें कुछ कॉन्फिडेंस मिल सके और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आएँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।